नमस्कार, मैं अनुराग नेमा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार सहित कुशल से होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इस विषय में, जिन्हें मैं कुछ एक या दो कैटेगरी में बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन है, एक उदाहरण के रूप में आप इसे ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने हमें कॉल किया कि सर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। मैंने उन्हें कहा कि सर अभी रिटर्न फाइल करने में काफ़ी समय है, अभी 30 नवंबर डेट कर दी गई है कोविड की वजह से। उनका कहना था कि सर वो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा इस बार काफ़ी ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो गया है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करने थे, लेकिन मैं किसी वजह से उन्हें जमा नहीं कर पाया था। इस वजह से उन्होंने मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं सर कि अभी सभी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है और खर्चे तो लगे ही हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा एक्सेसिव टैक्स डिडक्ट हो गया है वो मुझे रिफंड हो। इस वजह से मैं चाहूँगा कि मैं रिटर्न फाइल करूँ। मैंने कहा कि बात तो ठीक है, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं देख सकते कि आपका कुछ वाकई में टैक्स रिफंडेबल है या नहीं, और बिना रिटर्न फाइल के हम उसके क्लेम भी नहीं कर सकते। जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे डिपार्टमेंट भी उसे चेक नहीं कर पाएगा और आपका रिफंड देय है या नहीं है ये भी नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, हम रिटर्न फाइल करना प्लान करेंगे आपका। उन्होंने मुझे एक दूसरी समस्या बताई कि सर अभी लॉकडाउन चल रहा है या ऐसी काफ़ी दिक्कतें हैं जिस वजह से मैं आपके ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिन्हें आप मुझे व्हाट्सएप या मेल के ज़रिए मेरे पास भेज सकते हैं। उन्होंने कहा सर बहुत अच्छी बात होगी, अगर ऐसा संभव हो सकता है कृपया मुझे बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको मेरा रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक होंगे। तो मित्रों, अभी मैं जो उन्हें बताना चाहता हूँ, मेरी समझ में ये आप सभी के लिए भी आवश्यक होगा। इस वजह से मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर रहा हूँ। यस, तो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सैलरी इनकम या वेतन भोगी कर्मचारियों का एक आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए किस तरह की समस्याएं आती हैं या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं। और चूंकि जो लॉकडाउन चल रहे हैं या कोविड की वजह से सभी काफ़ी प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, इस सबको ध्यान में रखते हुए हम अपने रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे। जो हमारे क्लाइंट हैं उन्हें जो मुझे बताना चाहिए, जो मैंने उन्हें बताया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब, हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट होता है आपका फॉर्म 16। इसे आप सैलरी सर्टिफिकेट का एक विकल्प भी समझ सकते हैं। जो फॉर्म 16 होता है उसके ज़रिए मुझे मालूम होता है कि आपको वेतन के रूप में कितनी इनकम हुई है। इसके साथ ही मुझे मालूम होता है कि आपको किस तरह से अलाउंसेस दिए जा रहे हैं या किस तरह से परक्विजिट्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी कई बार आप अपने एम्प्लॉयर को चूँकि पहले बता देते हैं तो वो इन्हें फॉर्म 16 में मेंशन कर देता है, जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक सूचना होती है। साथ ही उन्होंने आपका कितना टैक्स डिडक्ट किया है ये मुझे देखना होता है। उनका कहना था कि सर मुझे अभी तक फॉर्म 16 नहीं मिला है, क्या इस स्थिति में आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा कि इस स्थिति में एक विकल्प हमारे पास है कि आप मुझे आपका जो सैलरी स्लिप्स हैं, जो पे स्लिप्स हैं वो अवेलेबल करवा दें। उसके आधार पर भी मैं एक कैलकुलेशन कर सकता हूँ जिसमें मैं देखूंगा कि मंथ वाइज आपको कितनी सैलरी दी गई, जिसका मुझे पूरे वर्ष का टोटल करना होगा। इस आधार पर भी हम एक आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि आपको कितना वेतन दिया गया। हम नॉर्मली किसी व्यक्ति का जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, खासतौर पर ऐसा व्यक्ति जिसे वेतन से आया है, हम उसका फॉर्म 16 लेते हैं। हम उसकी पे स्लिप भी लेना प्रेफर करते हैं अगर अवेलेबल हो सके, ताकि फॉर्म 16 में जो फिगर्स, जो डिटेल्स दी गई हैं वो फिगर्स हम उसके वेतन पत्रक या उसकी पे स्लिप्स से एक बार क्रॉस चेक करके देखें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया।
तो इवन अगर फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं भी है तो भी हम उसके पूरे 12 मंथ्स की, उसके पूरे साल भर की पे स्लिप्स अगर अवेलेबल हो तो उसके आधार पर भी उसका वेतन से आय, उसकी सैलरी इनकम निकाल सकते हैं। मित्रों, एक वेतनभोगी व्यक्ति के संबंध में हमें उसके आयकर विवरण में नॉर्मली 3 या 4 हेड्स या स्रोतों से होने वाली आय पर ध्यान देना होता है। एक तो वेतन से आय, जिस बारे में भी हम बात कर रहे थे, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड से आय, तीसरा अदर सोर्सेस से आय, और चौथा अगर उसे कुछ प्रॉपर्टी या शेयर्स के क्रय विक्रय की वजह से कुछ गेन या लॉस हुआ है तो उनके संबंध में आए। मोटा मोटी इन 4 हेड हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है। इनमें भी सबसे ज़्यादा फोकस उसकी सैलरी से होने वाली इनकम पर होता है। दूसरे नंबर पर उसके अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम होती है। यदा कदा उसे अगर कुछ कैपिटल गेन हुए हैं तो उस पर फोकस होता है। अगर उसने कुछ प्रॉपर्टी ली हुई है जिससे उसने रेंट पर दिया है, या कई बार उसने प्रॉपर्टी लोन पर ली हुई है तो उससे संबंधित जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर हमें इन 4 विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। तो हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी इन 4 को ध्यान, इन चारों मदों या चारों हेड्स को ध्यान में रखते ही आवश्यक होते हैं। अब इनमें सभी को इंडिविजुअली हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो हेड है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, या वेतन से आय, वेतन से कर योग्य आय। समझिएगा, जो आयकर अधिनियम है उसके प्रावधानों के अनुसार वेतन से जो कर योग्य आय है उसे निकालने, उसकी संगणना करने के लिए आयकर अधिनियम में कुछ छूटें या कुछ रियायतें भी दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि आपको, अगर आप कुछ किराया पे करते हो तो उसके संबंध में हाउस लोन अलाउंस की छूट दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की फीस करते हो, फीस पे करते हो और आपका एम्प्लॉयर उन बच्चों उस फीस को रिइम्बर्स कर रहा है या उन्हें भी अलाउंस के रूप में दे रहा है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसे हम कहते हैं, के संबंध में भी कुछ छूटें हैं। हमारे लिए जो आवश्यक है वो यह है कि आपको जो ग्रॉस सैलरी मिली है, जो सकल वेतन प्राप्त हुआ है, हमारे पास उसका अलोकेशन हो, मतलब उसमें आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसमें जो अलाउंसेज हैं वो कितने हैं, ताकि हम ये देख सकें कि उनमें टैक्सेबल अलाउंसेस कितने हैं एंड एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस कितने हैं। हम जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं उनके संबंध में अपने आयकर रिटर्न के जरिए एग्जेम्पशंस या कर मुक्तता क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कुछ परक्विजिट्स मिले हैं, जैसे आपका एम्प्लॉयर आपके टेलीफोन बिल का रिइम्बर्समेंट करके दे रहा है, आपको न्यूज़पेपर फैसिलिटी दे रहा है, आपकी जानकारी के लिए इन पर कर योग्यता नहीं है। ये चीज़ें हमारी जानकारी में आ पाती हैं अगर हमें आपकी ग्रॉस सैलरी का हेड वाइज, मद वाइज प्रॉपर अलोकेशन मिले। ये अलोकेशन आपके फॉर्म 16 पार्ट बी में भी अवेलेबल होता है। अगर उसमें बहुत डिटेल नहीं है, आपके पास वो कागज़, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में आपसे आपका वेतन पत्रक, अगर वेतन पत्रक उपलब्ध नहीं है तो आपसे आपकी पूरे 12 मंथ की पे स्लिप्स भी लेते हैं। इवन अगर 12 मंथ्स की पे स्लिप्स अवेलेबल नहीं है तो भी हम अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सकेंगे। बस हमें ये मालूम हो कि आपकी सैलरी कब चेंज हुई है। जैसे नॉर्मली जुलाई में इंक्रीमेंट्स लगते हैं, तो बहुत बार हम जुलाई के पहले के किसी मंथ की और जुलाई के बाद के किसी मंथ की पे स्लिप्स लेकर भी मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुखतया वेतनभोगी कर्मचारी के लिए सबसे प्रमुख रूप से जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम फॉर्म 16 कहते हैं, साथ ही हमें अगर वेतन पत्रक और कुछ इवन रेलिवेंट पीरियड के कुछ पे स्लिप्स मिल सकें तो भी हमारा काम काफ़ी आसान होता है। तो जो हमारे जो क्लाइंट थे उन्हें मैंने सबसे प्रमुख रूप से जो डॉक्यूमेंट कहा दैट इज़ फॉर्म 16। अभी यहाँ पर एक बहुत आवश्यक बात है जो आप सभी को मैं चाहूँगा कि ज्ञात हो। ध्यान दें, अभी जो कोविड-19 है, इस वजह से गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि आप 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में भी इन्वेस्टमेंट करें, उसकी छूट भी आप वित्तीय वर्ष 19-20 में क्लेम कर सकेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके केसेस में मैंने नोटिस किया है कि उनकी सैलरी से उनका 1 दिन या उनका 2 दिन का वेतन काटा जा रहा है, जिसे पीएम केयर फंड में या सीएम केयर फंड में ट्रांसफ़र किया जा रहा है।
आपको ज्ञात हो कि इस संबंध में आयकर अधिनियम का सेक्शन 80G उपलब्ध है, जो आपको इस कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट का 100% डिडक्शन प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ समस्या यह है कि आपके फॉर्म 16, चूंकि फॉर्म 16 31 मार्च की डेट के होते हैं, उस दिन तक चूंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुए थे, तो उनमें आपके द्वारा इस फंड में कंट्रीब्यूट की गई राशि या आपके एम्प्लॉयर ने जो आपकी सैलरी से सोर्स पे ही जो पीएम फंड या सीएम फंड के अमाउंट्स डिडक्ट किए थे, उसका मेंशन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से उन्होंने कितना अमाउंट डिडक्ट किया है, जो आपके बिहाफ में पीएम रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड या सीएम केयर फंड में डिपॉजिट किया गया है, ये लेना होगा। तो इसे ध्यान दें, इसका भी क्लेम मेरी समझ में आपको करना चाहिए। अगर एक सुविधा उपलब्ध है तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। एटलीस्ट एक बार कैलकुलेशन तो किए जाने चाहिए कि भाई इसे हम वित्त वर्ष 1920 में क्लेम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, या वित्त वर्ष 2021 में क्लेम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे आयकर रिटर्न्स जो ITR 1 या ITR 2, खासतौर से जो सैलरी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ITR 1 या ITR 2 उपयोग में आते हैं। तो जो हमारे जो रिवाइज्ड जो नए फॉर्मेट अवेलेबल करवाए गए हैं, उनमें भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक प्रोविजंस रखे हैं कि अगर आपने कुछ इस बीच में जो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 की अवधि है, इस बीच में अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जिनका लाभ आप वित्त वर्ष 1920 या असेसमेंट या 2021 के रिटर्न में क्लेम करना चाहते हैं, तो आप अपने रिटर्न में इसे स्पेसिफिकली या कैटेगरिकली मेंशन कर सकते हैं। तो आपने उन्हें प्रॉपर्ली सिलेक्ट भी उस फील्ड को प्रॉपर्ली सिलेक्ट भी करना चाहिए, और जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें वेतनभोगी कर्मचारी के लिए चाहिए होगी, दैट इज फॉर्म 16, पे स्लिप्स, सैलरी स्टेटमेंट्स या वेतन पत्रक, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इन एडिशन टू दैट हमें भूलना नहीं है कि हमारे द्वारा किए गए पीएम कोविड फंड, पीएम केयर फंड या सीएम केयर फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके अमाउंट्स भी हम ले लें, जिन्हें भी मेरी समझ में क्लेम करना चाहिए। एंड हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उन्हें हम स्वयं बताएं कि सर ये हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इस फंड में, इसका हम क्लेम इस वर्ष में करना चाहेंगे। आप कृपया फॉर्म भरते समय जो रिलेवेंट फील्ड्स हैं वहाँ पर इसे ज़रूर मेंशन करें। पहला डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज़, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड अवेलेबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास घर है, हमने वो घर लोन पर लिया हुआ है। हमारी जानकारी में है कि हमें जो आयकर अधिनियम है उसके सेक्शन 24B के अंतर्गत, वैसे सेक्शंस में अवॉइड करता हूँ, फिर भी ये बहुत कॉमन, बहुत वेल नोन सेक्शन, इस वजह से मैं इसका मेंशन कर रहा हूँ। इस सेक्शन के अंतर्गत हमें ब्याज के एलिमेंट की छूट मिलती है। अभी ध्यान दीजिए, आपने एक्चुअल में इस इंटरेस्ट का भुगतान किया है या भुगतान नहीं किया है, इसके बावजूद दोनों स्थितियों में आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में छूट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास ये अमाउंट अवेलेबल हो। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब अपने एम्प्लॉयर के पास फॉर्म 12C डिडक्ट करते हैं, खासतौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिसंबर या आप जनवरी के मंथ में उन्हें बता दें, जनवरी के मंथ में ही उन्हें बता दें कि हमने इस वर्ष में से, अगर हम 1920 की बात कर रहे हैं, तो जनवरी 20 तक वो आपसे एक डिटेल ले लेते हैं, जिसे हम फॉर्म 12C कहते हैं, कि भाई हमने ये इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अकॉर्डिंगली आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसको कंसिडर करता है आपका TDS का अमाउंट डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर होम लोन के केसेस में नॉर्मली हम नोटिस करते हैं कि जनवरी 20 है ना, फाइनेंशियल ईयर 1920 के इस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी 20 को आपने अपने एम्प्लॉयर को होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। बहुत बार हम वहाँ पर प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से डिमांड करते हैं, जो टेंटेटिवली अपने सॉफ्टवेयर के जरिए बेसिक कैलकुलेशन करके आपको जनवरी की डेट में पूरे साल का, मतलब उन्हें अगले 2 या 3 महीने का भी एक फोरकास्ट करना होता है, के बेसिस पर एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल करवा देते हैं।
जिसे आप अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, वो अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस कर लेते हैं, उस समय आपका काम चल जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जब हम अपना फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, जो नेचुरली हम 31 मार्च के बाद फाइल कर रहे होते हैं, तो हम प्रोविजनल होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर फाइल ना करें। ध्यान दीजिए, हमने नोटिस किया है ऑलमोस्ट 100% केसेस में जो प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट और आपके एक्चुअल इंटरेस्ट के अमाउंट में डिफरेंस होता है। हम अगर खुदा न खास्ता कभी हमारा केस ओपन होता है, वहाँ पर हम उस प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर कोई क्लेम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें इन एनी केस हमने उस समय कुछ लिया था नहीं लिया था, हमें 31 मार्च के बाद अपने बैंकर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर हमें एक्चुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। एंड जब आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं तो इस डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं। क्वेश्चन है कि कोविड में बैंक्स ओवरलोडेड हैं, बैंक्स काफ़ी प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, बहुत बार वो आपको हो सकता है चाहते हुए भी एंटरटेन ना कर पाएँ। आप वहाँ उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं ब्रांच विजिट नहीं करूँगा, ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए अवेलेबल करवा दें। मुझे नहीं लगता कि एक बार या 2 बार आप उनकी कन्वीनियंट अगर ध्यान में रखें, रिक्वेस्ट करें, वो आपको प्रोवाइड ना कर पाए बिना एक्चुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के उस डिडक्शन को, सेक्शन 24B के उस रेलिवेंट डिडक्शन को क्लेम ना करें। कोशिश करें कि वो आपके पोजीशन में हो उस समय जब आप रिटर्न फाइल करवा रहे हो। ओके, तीसरा जो इम्पोर्टेंट हेड हम देखते हैं नॉर्मली सैलराइज्ड एम्प्लॉइज़ के लिए, दैट इज़ देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें उन्होंने जो सेविंग बैंक्स में डिपॉजिट्स किए होंगे उसका इंटरेस्ट, उन्होंने कुछ एफडीज़ की होंगी, कुछ आरडीज़ की होंगी, उसका इंटरेस्ट, उन्होंने कुछ एनएससीज परचेज की हुई होंगी, उसका इंटरेस्ट, ये कुछ इस तरह से आइटम्स हैं जो मेंशन करने होते हैं। अभी इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास आपकी बैंक की पासबुक, अपडेटेड बैंक की पासबुक अवेलेबल हो। एंड यहाँ पर अपडेटेड का मतलब है ऐसी पासबुक जिसमें 31 मार्च 2020, अगर मैं असेसमेंट ईयर 2021 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो ऐसी पासबुक जो 31 मार्च 2020 तक अपडेटेड हो। अभी ध्यान दीजिए, आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं तो ध्यान दें जो आपके पास पासबुक हो उसमें पूरे वित्त वर्ष की एंट्रियां हों। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पासबुक भर गई थी, आपने नई पासबुक इशू करवा ली, से मंथ ऑफ नवंबर 20 आपने नई पासबुक इशू करवा ली और आप इस पासबुक को लेकर अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं। परिस्थितियाँ अभी ऐसी नहीं हैं कि आप बार बार उनके पास जाना अफोर्ड कर सकें। बेहतर हो कि आप खुद एक बार देखें कि आपके पास पूरे वित्त वर्ष की पासबुक अवेलेबल हो जो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से शेयर करें। अगेन अगर आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको रिक्वेस्ट करें या ना करें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सारे बैंक अकाउंट्स जो ऑपरेशनल मोड पे हैं, हो सकता है आपने साल में 2 या 3 बार ही ट्रांजेक्शन्स किए, तो भी इनकी जानकारी भी आवश्यक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके टैक्स कंसल्टेंट के नॉलेज में नहीं होता जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं, तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी पासबुक्स अपडेटेड हों, कोशिश करें और उन्हें अपने टैक्स कंसल्टेंट को अवेलेबल करवाएं। यहाँ पर भी अगेन अगर अपडेटेड नहीं हैं तो कुछ 1-2 चीज़ें हैं, कुछ 1-2 सजेशंस हैं। आप अगेन अपने बैंकर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको मेल या व्हाट्सएप के ज़रिए इन्हें अवेलेबल करवा दें। अगर संभव ना हो कि आप अपनी पासबुक को अपडेट करें तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब मुझे एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए, जिस एक पेज में मुझे मेरे काम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। इवन आपको शायद आइडिया होगा, आजकल कुछ मशीन्स अवेलेबल हैं जिन पे भी जाकर आप अपनी पासबुक अपडेट करवा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई। इसी तरह से जैसा अभी मैं सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहा था, ध्यान दीजिए ये पोस्ट ऑफिस में भी हो सकते हैं, ये बैंक्स में भी हो सकते हैं। इन सभी को आपको अवेलेबल करवाना है। साथ ही साथ अपने सारे अकाउंट्स जो ऑपरेशनल मोड पर हैं उनका डिस्क्लोजर करना है, ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका अगर कुछ एनएससीज हैं या कुछ से एफडीआरस हैं, तो
इनके इंटरेस्ट भी चूंकि कर योग्य होते हैं, इन्हें भी आपको अवेलेबल करवाना है। इस केस में से एनएससी का जो इंटरेस्ट है वो तो कैलकुलेट किया जा सकता है, किसी भी रेडी रिटनर को आपका टैक्स एडवाइज़र रेफर करके उसे निकाल लेगा। हाँ, जो एनएससी की रिसीट है वो आपको उसे अवेलेबल करवानी होगी। इसी तरह से जहाँ तक एफडी इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत बार लोगों की मैंने एक प्रैक्टिस देखी है कि वो लोग अपना एफडी का इंटरेस्ट तब दिखाते हैं तब जब वो एफडी मैच्योर हो रही होती है। से अगर आपने से 10 लाख रुपए की एफडी की हुई है और वो 3 साल बाद मैच्योर होगी, आपको से 11.5 लाख रुपए मिले, तो जो 1.5 लाख रुपए का ब्याज आपको मिल रहा है, बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि लोग 3 साल बाद उसे दिखाना प्रेफर करते हैं। हाँ, हालांकि आजकल एक प्रावधान है कि आपका जो एफडी का इंटरेस्ट अगर वो 40,000 से ज़्यादा का है तो बैंक उसका टीडीएस करेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका टीडीएस हुआ, इस वजह से मजबूरी वश आप उसे दिखा रहे होते हैं। हालांकि इसमें भी आप सभी को शायद मालूम हो ये चीज़ कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो एक 15H करके फॉर्म होता है जिसे आप सबमिट कर दें। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो भी 15G करके एक फॉर्म होता है जिसे अगर आप बैंक में अवेलेबल करा दें तो बैंक टैक्स डिडक्ट नहीं करता। ऐसी स्थितियों में बहुत बार आपका जो फॉर्म 26S होता है, जो ऑनलाइन इनकम टैक्स के रिकॉर्ड जो अपडेट होते हैं, उसमें आपका ब्याज का फिगर उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से वो ब्याज आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने से छूट जाता है। आप अपने एडवाइज़र को, अपने टैक्स कंसल्टेंट को वो चीज़ इन्फॉर्म नहीं करते और आपके टैक्स कंसल्टेंट क्लूलेस होते हैं। उन्हें कहीं से किसी दूसरे स्रोत से ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती कि ऐसा कुछ हुआ भी है, इस वजह से वो चीज़ छूट जाती है। ध्यान दीजिए, एक साथ वो अमाउंट अगर 3 साल बाद अगर दिखता है तो वो अमाउंट नॉर्मली आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देता है। इससे कई गुना बेटर होता है कि आप उसे जैसे जैसे वो एक्रू होता जाए उसे ईयर टू ईयर बेसिस पर दिखाते जाएं, ताकि अमाउंट भी छोटा रहे जो दिखाने लायक हो, और आपका उस वजह से जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी कई बार हमने नोटिस किया है कि आप अदरवाइज 20% के स्लैब में थे, अदरवाइज 10% के स्लैब में थे, आपका एक बड़ा अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो गया जिस वजह से आपका स्लैब चेंज हो गया, मतलब कंपेरेटिवली आपकी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी बढ़ गई। थोड़ा थोड़ा करके इसे डिस्क्लोज करना बेटर होगा। इसके अलावा आप चाहें तो से आपके फैमिली में आपके माइनर बच्चे हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं या कुछ ओकेजन्स हैं जिसमें आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, अगर आपको अपने ब्लड रिलेशंस के अलावा कहीं से गिफ्ट्स मिलते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो काइन हो, शायद आपकी जानकारी में है सेक्शन 56 एक इंसर्टेड है। साल में अगर 50,000 से ज़्यादा आपको अनरिलेटेड पर्सन से गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो उन्हें भी आपको, वो भी टैक्सेबल होते हैं, इस वजह से उन्हें भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है। तो ये सभी जानकारियाँ लेकर आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो उनका काम भी आसान होगा। ओके, ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा डिडक्शंस के संबंध में है, जो चैप्टर 6A है जिसमें सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस होते हैं। तो जब हम किसी पर्सन का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं जिसे हम उनके रिटर्न में शो कर सकें एंड कॉन्सिक्वेंटली हम कुछ उनका टैक्स बचा सकें। ओके, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपने 31 मार्च तक जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं वो आप अवेलेबल करवाएं। आप चाहें तो आपने 31 मार्च आफ्टरवर्ड्स, मतलब 1 अप्रैल 20 से 31 जुलाई 2020 तक कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जिन्हें आप फाइनेंशियल ईयर 1920 या असेसमेंट ईयर 2021 के रिटर्न में क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिकली अपने कंसल्टेंट को बताएं कि सर ये हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किए गए इन्वेस्टमेंट हैं, चूँकि 31 जुलाई 20 से पहले इन्वेस्ट कर दिए थे और ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप एक बार कंसिडर कर लें, आप देख लें कि क्या इन्हें फाइनेंशियल 1920 में क्लेम करना बेटर होगा या 2020 में क्लेम करना बेटर होगा। अगर 2021 में क्लेम करना बेटर होगा तो इन्हें अभी नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि उस साल क्लेम हो जाए। साथ ही अगर वाइस वर्सा, साथ ही अगर 1920 में क्लेम करना बेटर होगा तो ध्यान रखें कि उसे अप्रोप्रिएटली रिटर्न में शो कर दें, और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि उसे नेक्स्ट ईयर में दोबारा क्लेम ना कर लिया जाए। ओके, यहाँ पर जो चीज़ें हैं
आप सभी के नॉलेज में होंगी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर भी से आपने कोई LIP पे किए, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने अपने बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फ़ी आपने कभी फीस रिसीट देखेगा, उसमें स्पेसिफिकली कैटेगरिकली ट्यूशन फ़ी लिखती है जिसका ही डिडक्शन अवेलेबल है, पे की है। आपने अपने बच्चों के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट का एलिमेंट जो आपने पे किया है की छूट अवेलेबल है। इवन आपने कोई घर परचेज़ किया है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी की छूट अवेलेबल है। आपने अपने घर के होम लोन की जो EMI दी है, उसका इंटरेस्ट आप सेक्शन 24B में क्लेम कर चुके हैं। उसके अलावा जो प्रिंसिपल का एलिमेंट है आपने पे किया है, उसकी छूट अवेलेबल है। आपके घर में किसी को कुछ स्पेसिफाइड डिसीज़ है, कोई बड़ी बीमारी से कैंसर या हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट पे खर्चे हुए हैं, उसकी छूट अवेलेबल है। आपके यहाँ कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है जो सिवियरली या नॉन सिवियरली 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल्ड है, उसके लिए स्टैंडर्ड 75,000 या बोले 25,000 की छूट अवेलेबल है। इवन हम खुद अगर किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, जिसे 40% या उससे ज़्यादा सर्टिफाई किया गया है, उस रिलेशन में छूट अवेलेबल है। जैसा अभी मैं बात कर रहा था, आपने PM केयर फंड में या CM केयर फंड में जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हुए हैं। इवन आपने 1 अप्रैल से 31 ऑफ जुलाई 20 के बीच में आफ्टर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, डोनेशंस दिए हुए हैं, उसकी छूट भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के नॉलेज में लाएं, ताकि इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए वो आपके रिटर्न्स फाइल कर सकें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपके रिटर्न सारी इंफॉर्मेशन के साथ फाइल होंगे तो वो सही तरह से प्रोसेस होंगे, टाइमली मैनर पर आपको रिफंड्स मिल सकेंगे। प्लस जो एक बर्डन रहता है, एक कंप्लायंस का बर्डन रहता है कि हाँ हमारा रिटर्न फाइल नहीं हुआ है अभी तक, यार जल्दी से हो जाए, जितनी अच्छे से हो जाए उतना बेटर होगा। तो यस, कोई डाउट नहीं है कि अगर ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकें, आपका रिटर्न सारी इंफॉर्मेशन के साथ फाइल हो सके, तो फाइल करने में कोई नुकसान या कोई बुराई भी नहीं है। यहाँ बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रख लें एंड अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ कोऑपरेट करें, ताकि वो उसे प्रॉपर्ली फिल करके सबमिट कर सके। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी हद तक जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो दिक्कतें हो रही होंगी आपको रिटर्न फाइल करने के लिए, वो इस वीडियो के ज़रिए मैंने एड्रेस की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो आप फ्रेंकली आप फ्रीली फील कर सकते हैं। आप मैं ये वीडियो जो YouTube में मैंने शेयर किया है, उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ में, अपनी क्षमता के अनुसार ऑनेस्टी के साथ आपके सारे क्वेरीज या सारी समस्याओं का निराकरण कर सकूँ। धन्यवाद, टेक केयर।